नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के गांव में, जहां आप कहानियां सुनते सुनते ऐसे खो जाओगे कि आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आज की रात आप बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जो आपको जीवन में हार न मानने की प्रेरणा भी देती है। इस कहानी का नाम है गुब्बारे वाला। ये कहानी है एक गरीब गुब्बारे बेचने वाले की, जो बुरे हालात में भी दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपने बच्चों को कामयाब इंसान बना सके। उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं और क्या उसके बच्चे उसका सपना पूरा कर पाते हैं। अगर कहानी आपको पसंद आए और आप चाहते हैं हम रोज आपके लिए ऐसे ही नींद दिलाने वाली कहानियाँ लाते रहें, तो आ जाइए इस कहानियों के गाँव में और हमें सिर्फ अपने गाँव या शहर का नाम बता दीजिए। बस अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और खो जाइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी में। आइए शुरू करते हैं। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव है भैरवपुर, जहां की सुबह बहुत शांत होती थी। जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती तो ओस की बूंदें चमक उठती, दूर कहीं बैलों की घंटियां बजती थी और बस्ती के बीच से एक हल्की सी हवा बहती थी जो मिट्टी की खुशबू लेकर आती थी। उसी बस्ती के किनारे एक टूटी सी झोंपड़ी में रमेश नाम का आदमी अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। झोंपड़ी की दीवारें कच्ची थी और छत पर पुराने टाट और पुआल से पानी रोकने की कोशिश की गई थी, मगर फिर भी जब बारिश आती तो हर कोना टपकने लगता। रमेश का पेशा बहुत मामूली था, वह गुब्बारे बेचता था। सुबह वह बांस की लंबी छड़ी पर रंग बिरंगे गुब्बारे टांगता, कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ नीले और कुछ वे जिनमें छोटे छोटे सितारे चमकते। बच्चे जब उसे देखते तो उनके चेहरे खिल उठते, पर सबके पास खरीदने के पैसे नहीं होते। रमेश जानता था कुछ बच्चे बस देखने आते हैं, कुछ उसे गुब्बारे वाले काका कहकर पुकारते हैं। रमेश की पत्नी सीमा घर पर रहती थी। वह सुबह सुबह रोटी बनाती, बच्चों को तैयार करती और उनके कपड़ों पर बार बार पैबंद लगाती। उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा सूरज उम्र लगभग 10 साल, छोटी बेटी राधा उम्र लगभग 8 साल। दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन घर की हालत पढ़ाई के खिलाफ थी। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हर चीज़ एक बोझ थी। फिर भी रमेश कहता था, सीमा, अगर मैं चाहता तो बच्चों को खेतों में काम पर लगा देता, पर नहीं, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, बड़े आदमी बनेंगे। सीमा उसे देखती, मुस्कुराती और बस इतना कहती, भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए। रमेश रोज सुबह 6 बजे निकल जाता, सिर पर टोकरी, बांस की छड़ी पर गुब्बारे और कंधे पर पुराना थैला जिसमें कुछ पैसे, कुछ सिक्के और थोड़ा सूखा खाना। वह पैदल ही आसपास के गांवों में जाता। कई बार धूप इतनी तेज होती कि पसीने से कपड़े भीग जाते, फिर भी वह चलता रहता। गुब्बारे रमेश के लिए सिर्फ बेचने की चीज़ नहीं थे, बल्कि उसके सपनों का सहारा थे। हर रंग का गुब्बारा उसे किसी सपने की तरह लगता। लाल रंग उसके बेटे सूरज की मेहनत का प्रतीक था, नीला रंग उसकी बेटी राधा की मासूमियत का और पीला रंग उसके अपने मन की उम्मीद का। गांव के मेले में जब बच्चे उसके चारों ओर घिर जाते तो उसे लगता जैसे जिंदगी कुछ देर के लिए आसान हो गई हो, लेकिन दिन के अंत में जब पैसे गिनता तो सच्चाई सामने होती। बहुत थोड़ा बचता, फिर भी वह मुस्कुराता और अगले दिन फिर वही सफ़र दोहराता। एक बार बरसात का मौसम आया, 3 दिन लगातार बारिश हुई। रमेश के गुब्बारे खराब हो गए, फट गए और कई सड़कों पर बेचने लायक भी नहीं रहे। 3 दिन तक घर में कुछ कमाया नहीं। घर में सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा सा नमक था। बच्चों ने पूछा, अम्मा आज भी वही रोटी और नमक? सीमा ने मुस्कराने की कोशिश की, हाँ, पर देखो, कल पिताजी जब लौटेंगे तो गुब्बारे लाएंगे, फिर तुम दोनों चुन लेना अपने मन का रंग। राधा ने धीरे से पूछा, पर अम्मा जब पेट ही खाली है तो गुब्बारे से क्या होगा? सीमा की आंखें नम हो गईं। उसने बेटी को गोद में लिया और कहा, बेटा, उम्मीद का रंग ही तो गुब्बारा है। जब कुछ नहीं होता तो उम्मीद ही जीने देती है। गांव में कुछ लोग रमेश का मजाक उड़ाते थे, अरे गुब्बारे बेचकर कौन अमीर हुआ है? अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक पाल लिया है, भूखों मरेंगे सब। रमेश ऐसे ताने सुनकर भी चुप रहता। वह बस इतना कहता, हाँ, गुब्बारे से पेट नहीं भरता, पर सपने ज़रूर उड़ते हैं। रमेश को शब्दों से ज़्यादा कर्म पर भरोसा था। हर सुबह वह फिर से उठता, भले ही थका हुआ हो, बीमार हो, पर उसके कदम रुकते नहीं थे।
सूरज और राधा सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल गांव से 2 किलोमीटर दूर था। वे दोनों पैदल जाते थे, कई बार नंगे पांव, क्योंकि चप्पलें फट गई थी। स्कूल की टीचर मिस नीलम अक्सर कहती, रमेश भाई, आपके बच्चे बहुत तेज हैं, इन्हें आगे भेजो। रमेश बस मुस्कुरा देता, मैडम कोशिश कर रहा हूँ, बस वक्त साथ दे। रात को जब गांव सो जाता तब रमेश अपने बच्चों के पास बैठकर कहानियाँ सुनाता। गांवों के राजा, मेहनती किसान, ईमानदार अफसर। वो कहता, देखो बेटा, एक दिन तुम दोनों भी अफसर बनोगे, अपने गांव का नाम रोशन करोगे। बच्चों की आंखों में उस वक्त नींद नहीं, सपने होते थे। एक दिन रमेश को तेज बुखार हो गया, फिर भी उसने आराम नहीं किया। उसने कहा, अगर मैं घर बैठ गया तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। वह बुखार में भी गुब्बारे लेकर निकला। रास्ते में गिर पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने उसे उठाया और घर लाए। सीमा ने रोते हुए कहा, अब और मत जाओ, कुछ दिन आराम कर लो। रमेश ने जवाब दिया, जब तक सांस चलेगी मेहनत करूंगा, बच्चे पढ़ते रहें, यही काफ़ी है। उस दिन उसने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर मैं कभी ना रहूं तो भी तुम दोनों पढ़ाई मत छोड़ना। सूरज ने कहा, पिताजी, आप हमेशा रहेंगे। जब हम बड़े अफसर बनेंगे तो आपको बड़ा घर देंगे। बरसात के बाद ठंड ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुबह सुबह धुंध के बीच झोंपड़ी से उठता हुआ धुआं अब भी रमेश की मेहनत की गवाही देता था, लेकिन अब उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। बार बार खांसी, बुखार और कमजोरी ने उसे तोड़ दिया था। फिर भी वह कहता, थोड़ा और रुक जाऊं तो बच्चों की फीस भर दूं। सीमा जानती थी कि रमेश को आराम की ज़रूरत है, लेकिन गरीबी के सामने आराम एक मजाक था। रमेश सुबह फिर से गुब्बारे लेकर निकल जाता, भले ही हाथ कांप रहे हों। सर्द हवाएं चलती थीं, बच्चे फटे स्वेटर में भी स्कूल जाते थे। सूरज की उंगलियां जम जाती, फिर भी वह अपनी बहन का हाथ थामकर स्कूल तक पहुंचता। रास्ते में वह कहता, राधा देखना, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा, तब तू स्कूल नहीं कॉलेज जाएगी। राधा मुस्कुरा देती, और पिताजी को नई छत बनवा कर दूंगी। उनके ये छोटे छोटे वादे ही रमेश की जिंदगी का सहारा थे। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता रखी गई। विषय था, मेरी प्रेरणा कौन है, पूर्णविराम। सूरज ने हिस्सा लिया। वह मंच पर गया, कांपते हुए बोला, मेरी प्रेरणा मेरे पिताजी हैं। वो गुब्बारे बेचते हैं ताकि हम पढ़ सके। उन्होंने कभी थकान को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। जब सूरज ने कहा, गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं, पर मेरे पिताजी के सपने ज़मीन से आसमान तक फैले हैं, तो पूरा स्कूल तालियां बजाने लगा। टीचर नीलम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तू बहुत आगे जाएगा। उस दिन रमेश जब घर लौटा तो बच्चों ने प्रमाण पत्र दिखाया। वह देर तक उसे निहारता रहा, जैसे वह कोई खजाना हो। यह तो मेरी सारी थकान मिटा देता है, उसने कहा। गांव में अब भी कुछ लोग उसे चिढ़ाते थे, कितना भी पढ़ा लो, गुब्बारे वाले के बच्चे अफसर थोड़े बन जाएंगे। रमेश बस मुस्कराता, देख लेंगे, एक दिन यही बच्चे तुमसे टैक्स वसूलेंगे। गांव के कुछ भले लोग भी थे, स्कूल की शिक्षिका नीलम और प्रधान जी, जिन्होंने कभी कभी किताबें दिलवाईं, लेकिन बाकी दुनिया बस तमाशा देखती रही। रमेश ने एक पुरानी साइकिल खरीदी उधार पर। अब वह रोज 3 गांव घूमकर गुब्बारे बेचता। हर गांव से 2 रुपये 5 रुपये जोड़कर थोड़ा बचत करता। महीने के आखिर में वही पैसे बच्चों की फीस में चला जाता। सीमा भी अब घर पर बीड़ी बांधने का काम करने लगी थी। दिन भर वह बीड़ी बनाती, रात को दीपक की रोशनी में बच्चों की किताबें सीने लगती। राधा उसे पूछती, अम्मा, क्या तुझे भी पढ़ना अच्छा लगता था? सीमा हंसती, मुझे तो सिर्फ इतना अच्छा लगता है कि तू पढ़ रही है। राधा ने कहा, फिर मैं तुम्हें भी पढ़ाना चाहती हूँ। सीमा ने बेटी को सीने से लगा लिया, अगर तू अफसर बन गई ना तो यही मेरी किताब होगी। सर्दी बढ़ती गई और रमेश की तबीयत बिगड़ती चली गई। एक दिन रास्ते में साइकिल का टायर फट गया। वह भारी बोरी लेकर पैदल चलने लगा। धूप तेज थी, बदन पसीने से तर था। एक मोड़ पर वह अचानक गिर पड़ा।
पास के गांव वालों ने उसे उठाया, पानी दिया। एक बूढ़े ने कहा, बेटा अब छोड़ दे ये गुब्बारे, शरीर टूट जाएगा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं रुक गया तो बच्चों के सपने टूट जाएंगे। वह फिर उठा और आगे बढ़ गया। उस शाम सूरज ने फैसला किया कि अब वह भी कुछ करेगा। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो छोटे थे और स्कूल नहीं जा पाते थे। गांव के लोग उसे छोटा मास्टर कहने लगे। राधा भी उसकी मदद करती, इससे थोड़ा पैसा घर में आने लगा। रमेश ने यह देखा और कहा, बेटा तू तो मेरा सहारा बन गया। सूरज ने कहा, पिताजी अब आपकी उम्र मेहनत की नहीं, आराम की है। रमेश हंस पड़ा, अभी नहीं बेटा, जब तुम दोनों अफसर बन जाओगे तब आराम करूंगा। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा हुई। सूरज ने उसमें पहला स्थान पाया। उसका नाम अखबार में छपा, गुब्बारे वाले का बेटा जिले में अव्वल पूर्णविराम। पूरा गांव हैरान था। जो लोग ताने देते थे वे अब कहने लगे, भाई रमेश तो भाग्यशाली निकला। रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अखबार को सीने से लगाया, अब तो मेरा गुब्बारा सच में आसमान छू गया। उस दिन उसने बच्चों को 2 मिठाइयाँ खिलाई। बच्चों ने पूछा, पिताजी आपने तो कहा था बचत करनी है। रमेश बोला, हाँ बेटा, पर खुशी की कीमत नहीं होती। लेकिन खुशियों का ये पल ज़्यादा देर नहीं टिक पाया। कुछ हफ्तों बाद रमेश की साइकिल चोरी हो गई। अब उसे फिर पैदल ही जाना पड़ता था। दूरी बढ़ गई, थकान बढ़ गई, लेकिन कदम नहीं रुके। वह हर शाम जब घर लौटता तो बच्चों की पढ़ाई देखकर फिर जीवित हो जाता। राधा अब 5वीं में थी और लेखन में बहुत तेज थी। गांव के स्कूल में जब कविता प्रतियोगिता हुई तो उसने कविता सुनाई। मेरे पिताजी गुब्बारे बेचते हैं, पर उनके दिल में आसमान बसते हैं। उनकी थकान भी मुस्कराती है जब हम किताबें खोलते हैं। पूरा स्कूल तालियां बजा उठा। रमेश को जब यह कविता सुनाई गई तो उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस इतना कि ये सपने सच हों। वक्त गुजरता गया। सूरज अब 8वीं कक्षा में आ गया था। उसकी पढ़ाई बढ़िया चल रही थी, लेकिन फीस भी बढ़ती जा रही थी। रमेश की कमाई अब और कम पड़ने लगी। वह सोचने लगा, क्या अब बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा? पर अगले ही पल उसने खुद को डांटा, नहीं रमेश, तेरी हिम्मत यही वक्त मांग रहा है। वह अब हर रविवार बाजार में भी गुब्बारे बेचने लगा। कभी कभी पूरा दिन बीत जाता और जेब में बस 10 रुपये होते, पर उसके चेहरे की थकान में भी उम्मीद चमकती रहती। प्रधान जी ने एक दिन रमेश को बुलाया। रमेश, तुम्हारा बेटा अच्छा पढ़ता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे छात्रवृत्ति मिले। रमेश की आंखों में कृतज्ञता छलक आई। वह बोला, साहब भगवान आपको खुश रखे, आपने मेरे बच्चों की जिंदगी बदल दी। कुछ ही महीनों में सूरज को छात्रवृत्ति मिल गई। अब उसका स्कूल का खर्च कुछ हद तक कम हो गया। रमेश ने राहत की सांस ली। अब शाम को जब सूरज और राधा पढ़ते तो रमेश दिए की लौ के पास बैठ जाता। उसकी आंखें किताबों पर नहीं, बच्चों के चेहरों पर होती। वह सोचता, क्या पता एक दिन यही बच्चे मेरा नाम उस आसमान पर लिख दें जहां आज तक गुब्बारे भी नहीं पहुंचे। उसकी हथेलियों की दरारें गहरी हो चुकी थीं, पर उनमें एक चमक थी, मेहनत की, त्याग की और उम्मीद की। भैरवपुर गांव की गलियां अब रमेश के लिए कुछ बदल गई थीं। जहां पहले लोग ताने मारते थे, अब कई लोग नमस्कार करते। अरे रमेश भाई, आपका बेटा तो अखबार में आया था ना? हाँ, वही तो जिसने जिले में पहला नंबर लाया था। रमेश हंसकर सिर झुकाता, पर उसके भीतर विनम्र गर्व उफान मारता। उसे लगता मानो अब उसकी सारी मेहनत किसी दिशा में बढ़ रही है। बच्चे रोज समय पर स्कूल जाते और घर लौटकर दिए की रोशनी में पढ़ते। सीमा अब पहले से थोड़ी कम थकी लगती थी, क्योंकि उसके चेहरे पर अब उम्मीद की झलक थी। एक दिन स्कूल की शिक्षिका नीलम जी घर आईं। उन्होंने कहा, रमेश भाई, सूरज बहुत तेज बच्चा है, उसे जिला स्कूल में दाखिला मिल सकता है, वहाँ आगे की पढ़ाई के अच्छे मौके हैं। रमेश चौंका, शहर में, पर वहाँ खर्चा बहुत होगा मैडम। नीलम जी ने मुस्कराकर कहा,
आप चिंता मत कीजिए, छात्रवृत्ति से आधा खर्चा तो सरकार देगी, बाकी के लिए प्रधान जी और मैं मदद करेंगे। रमेश के लिए यह एक सपना था। उसका बेटा अब गांव की सीमाओं से निकलकर शहर में पढ़ेगा। लेकिन इसी सपने के साथ एक डर भी था। सूरज वहां अकेला कैसे रहेगा? वह तो कभी गांव से बाहर नहीं गया। सीमा ने उसका कंधा दबाया। बच्चों के सपनों में डर की जगह नहीं होती रमेश। जिस दिन सूरज को शहर जाना था, पूरा घर जैसे मौन था। राधा उसकी किताबें बांध रही थी। सीमा उसके लिए सूखी रोटी और अचार रख रही थी। रमेश पुराने थैले में कुछ पैसे रख रहा था, वही पैसे जो उसने कई महीनों में बचाए थे। सूरज बोला, पिताजी इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? मैं संभाल लूंगा। रमेश ने कहा, बेटा पैसे कम पड़ जाए तो चल जाएगा, पर मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं। उसने बेटे के माथे पर हाथ रखा और कहा, पढ़ाई में अपना सब कुछ झोंक देना, यही तेरी पूजा है। राधा रो पड़ी। भैया जल्दी लौट आना। सूरज बोला, जब अफसर बन जाऊंगा तब सबको अपने साथ शहर बुलाऊंगा। गांव के स्टेशन पर जब वह पुरानी बस में चढ़ा, रमेश बहुत देर तक धूल उड़ती सड़क को निहारता रहा। अब घर में एक जगह खाली थी सूरज की। राधा अक्सर शाम को उसकी किताबें खोलकर बैठ जाती। सीमा जब रोटी बेलती तो हर बार एक रोटी ज्यादा बन जाती। फिर याद आता कि बेटा तो अब शहर में है। रमेश भी अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह कहता, अब 2 बच्चों की नहीं, 3 की जिम्मेदारी है, एक शहर में और 2 घर पर। शाम को जब गांव के बच्चे गुब्बारे खरीदने आते तो रमेश उनके साथ मुस्कुराकर बातें करता, पर भीतर कहीं वह अपने बेटे की आवाज़ खोजता रहता। शहर की जिंदगी गांव जैसी नहीं थी। सूरज को शुरू में बहुत मुश्किल हुई। कमरा छोटा था, स्कूल बड़ा। शहर के बच्चे नए कपड़ों में आते, ब्रांडेड बैग्स और जूतों के साथ। सूरज के पास बस 2 पुराने जोड़े थे। क्लास में कुछ लड़के हंसते, अरे ये तो गांव से आया है, गुब्बारे वाले का बेटा है। सूरज कुछ नहीं कहता, बस मन ही मन ठान लेता, एक दिन मैं इन्हीं को जवाब दूंगा अपने रिजल्ट से। वह हर दिन सबसे पहले स्कूल पहुंचता, लाइब्रेरी में बैठकर देर रात तक पढ़ता। धीरे धीरे शिक्षकों ने भी उसकी मेहनत को पहचाना। सूरज, तुम्हारे उत्तर तो कॉलेज स्तर के हैं, ऐसा सुनना अब आम हो गया था। गांव में रमेश अब और कमजोर होता जा रहा था। खांसी पुरानी हो गई थी, छाती में दर्द रहता। सीमा कहती, अब छोड़ दो ये काम, थोड़ा आराम कर लो। रमेश हंसता, जब सूरज अफसर बन जाएगा तब आराम करूंगा। कभी कभी वह इतने थके होते कि रात को खाना खाते खाते ही सो जाता, पर सुबह फिर वही गुब्बारे, थैला और साइकिल लेकर निकल पड़ता। गांव के लोग अब उसे देखकर कहते, ये आदमी मिट्टी से बना है शायद, पर असल में वह मिट्टी नहीं, सपनों और त्याग से बना इंसान था। राधा अब 8वीं में थी। वह अपनी क्लास में हमेशा पहले नंबर पर आती थी। टीचर कहते, तू अपने भाई से भी तेज है। राधा अपने भाई की चिट्ठियां रोज पढ़ती। सूरज लिखता, बहन यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर मैं कभी हार नहीं मानता। पिताजी के हाथों की मेहनत मेरी ताकत है। राधा जवाब में लिखती, भैया यहाँ अम्मा रोज तुम्हारी बातें करती हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह शहर जाऊँ। सूरज हमेशा जवाब देता, तू ज़रूर जाएगी और मुझसे भी बड़ी अफसर बनेगी। समय जैसे तेज भाग रहा था। सूरज अब 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहा था। रमेश और सीमा दोनों दिन रात दुआ करते। रमेश हर सोमवार मंदिर जाता और कहता, भगवान मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरे बच्चे सफल हों। और जब रिजल्ट आया, सूरज ने पूरे ज़िले में फिर से पहला स्थान पाया। शहर के अखबार में फिर वही लाइन छपी, गुब्बारे वाले का बेटा फिर चमका। उस दिन गांव में मानो त्योहार था।
हर कोई कह रहा था, देखो रमेश के बेटे ने फिर नाम कमा लिया। बच्चे रमेश से गुब्बारे नहीं मिठाई मांग रहे थे। सीमा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रमेश ने कहा, सीमा अब लग रहा है मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। राधा बोली, अम्मा अब मैं भी शहर जाऊंगी भाई के साथ। सीमा मुस्कुराई, हाँ बेटी अब तेरी भी बारी है। लेकिन जितनी तेजी से बच्चों की उड़ान बढ़ रही थी उतनी ही धीरे धीरे रमेश की तबीयत गिर रही थी। रात को खांसी बढ़ जाती, शरीर कांपने लगता। फिर भी वह कहता, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, पैसे बचाओ बच्चों की किताबें ले लो। सीमा जानती थी कि ये जिद नहीं बल्कि एक पिता की आखिरी जिम्मेदारी है। सूरज अब शहर के नामी कॉलेज में पहुंच गया था। वहां उसने विज्ञान चुना, अफसर बनने का सपना और गहरा हो गया। वह हर महीने कुछ पैसे बचाकर घर भेजता, कभी 200 कभी 500 रुपये। एक चिट्ठी में उसने लिखा, पिताजी जब मैं बड़ा अफसर बनूंगा तब आपको फिर कभी गुब्बारे नहीं बेचने दूंगा। रमेश ने वो चिट्ठी बार बार पढ़ी और कहा, उस दिन के लिए ही तो मैं जिंदा हूँ। लेकिन उसी साल गांव में महामारी फैल गई। बाजार बंद, स्कूल बंद और रमेश की बिक्री भी बंद। 3 महीने तक कोई आमदनी नहीं हुई। घर में अनाज कम पड़ गया। सीमा बीमार हो गई। राधा को पढ़ाई रोकनी पड़ी। रमेश ने खुद के पुराने कपड़े बेचे। फिर भी कहा, राधा पढ़ाई मत छोड़ना। राधा बोली, पिताजी जब तक आप हैं मैं कभी हार नहीं मानूंगी। एक रात रमेश को बहुत तेज खांसी उठी। वह दिए के पास बैठा था, सामने सूरज की चिट्ठी रखी थी। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होने लगी। सीमा दौड़ी लेकिन देर हो चुकी थी। रमेश शांत हो गया, जैसे कोई दीपक अपनी लौ देकर बुझ गया हो। अगले दिन पूरा गांव रो पड़ा। हर कोई कह रहा था, रमेश गुब्बारे बेचता था पर असल में वो सपने बेचता था। सूरज जब यह खबर सुनी तो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, अब मैं वही करूँगा जो पिताजी ने चाहा था, अफसर बनूंगा और उनके नाम को अमर कर दूंगा। राधा ने कहा, हम दोनों मिलकर पिताजी का सपना पूरा करेंगे। रमेश के जाने के बाद भैरवपुर की वह छोटी सी झोंपड़ी अब बहुत शांत थी, जहाँ कभी सुबह सुबह गुब्बारों की खनक और रमेश की आवाज़ गूंजती थी। गुब्बारे ले लो, लाल पीला नीला। अब वहाँ सिर्फ हवा की सरसराहट थी। दीवार पर सूरज और राधा के स्कूल प्रमाण पत्र टंगे थे और नीचे फर्श पर एक पुरानी बांस की टोकरी, वही जिसमें रमेश गुब्बारे रखता था। राधा ने उस टोकरी पर हाथ फेरा और कहा, अब ये हमारे लिए मंदिर है। सीमा अब और भी चुप हो गई थी। वह हर शाम दिया जलाती और सामने रमेश की तस्वीर रख देती जिसमें वह मुस्करा रहा था, हाथ में गुब्बारों की डंडी लिए। उस तस्वीर के नीचे उसने एक पंक्ति लिखी थी, मेरी मेहनत उड़ नहीं गई, मेरे बच्चों के सपनों में जिंदा है। सूरज अब अपने कॉलेज के आखिरी साल में था। पिता के जाने के बाद उसका दिल टूट चुका था, पर हिम्मत नहीं। वह जानता था अगर अब रुका तो पिता की आत्मा भी दुखी होगी। कॉलेज की फीस और खर्चे पूरे करना मुश्किल था, इसलिए उसने शहर में ट्यूशन देना शुरू किया। दिन में क्लास, रात में बच्चों को पढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या थी। कई बार उसे खाना नसीब नहीं होता, कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाता, पर हर सुबह फिर वही जोश लेकर उठता। उसके कमरे की दीवार पर पिता की वही पुरानी चिट्ठी टंगी थी, बेटा जब तक तेरे अंदर मेहनत की आग जलेगी मैं तुझसे दूर नहीं रहूँगा। सूरज रोज उस चिट्ठी को देखता और उसे लगता जैसे पिताजी अभी भी उसे देख रहे हैं। इधर गांव में राधा ने 10वीं की परीक्षा पास की। प्रधान जी और नीलम जी ने उसकी मदद से उसे भी शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया। सीमा ने अपनी कुछ बची हुई चूड़ियां बेच दी और कहा, जा बेटी, तेरी राह अब तेरे भाई के साथ है। राधा बोली,
अम्मा, मैं लौटूंगी तो अफसर बनकर, और तब हमारे घर की छत पक्की करवाऊंगी। वह शहर पहुंची जहां सूरज पहले से रह रहा था। भाई बहन फिर एक साथ हुए, पर अब हालात बहुत कठिन थे। उनके पास एक ही छोटा कमरा था। एक कोने में किताबें, दूसरे में टिफिन और पुराना स्टोव। फिर भी दोनों हर सुबह उठकर एक दूसरे को देखकर कहते, हम हार नहीं मानेंगे। शहर ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। राधा को कई बार लोगों ने नीचा दिखाया। गांव की लड़की क्या पढ़ाई करेगी? पहले अपने बाप की हालत देखो, अफसर बनना तो सपनों में है। पर राधा हर ताने को अपने आत्मबल में बदल देती। वह बोलती, जिस पिता ने मुझे उड़ान दी, मैं अब किसी का ताना नहीं सुनूंगी। वह पढ़ाई में इतनी डूबी रहती कि कई रातों तक दीपक बुझने नहीं देती। सूरज अक्सर कहता, राधा तू पिताजी जैसी है, मजबूत और अड़िग। 2 साल बीत गए। सूरज ने कॉलेज की परीक्षा में पहला स्थान पाया। उसे एक बड़ी संस्था में रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिली सिर्फ 6,000। उसने उस पैसे से क्या किया? पहली बार अपनी माँ के नाम मनी ऑर्डर भेजा और साथ में एक पर्ची लिखी, अम्मा, ये पहली कमाई, पिताजी की आत्मा को प्रणाम है। सीमा जब वह मनी ऑर्डर लेकर रोई तो पड़ोस की औरतें बोली, तेरा बेटा सच में तेरे पति का सपना पूरा कर रहा है। राधा अब स्नातक की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, पर उसका सपना सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। वह सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी। वह रोज सूरज से पूछती, भैया अफसर कैसे बनते हैं? सूरज कहता, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, दुनिया को समझना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। राधा मुस्कराकर जवाब देती, तो फिर मैं बनूंगी अफसर, अपने पिताजी के नाम की। उसने अपने कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में घंटों बैठना शुरू किया। नोट्स बनाती, पुराने प्रश्न पत्र हल करती और हर दिन अपने पिता की तस्वीर को देखती। समय यूं ही बीतता गया। सूरज अब स्थिर नौकरी में था, पर उसके भीतर एक आग थी। वह भी अफसर बनना चाहता था। भाई बहन ने मिलकर तय किया कि दोनों अप्स परीक्षा देंगे। दिन रात की मेहनत शुरू हुई। कमरा छोटा, साधन कम, पर जुनून आसमान जैसा बड़ा। सीमा ने गांव में हर शाम दिया जलाना शुरू किया। मेरे दोनों बच्चे अब उस आसमान की ओर उड़ रहे हैं जहां तुम्हारे गुब्बारे नहीं पहुंच पाए। रमेश, शहर में ठंड बढ़ रही थी। सूरज ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जुटाता, राधा खाना बनाती और दोनों रात को किताबें खोलकर बेचते। कभी कभी बिजली चली जाती तो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते। राधा कहती, भैया देखो, ये मोमबत्ती भी तो पिताजी जैसी है, खुद जलती है पर दूसरों को रोशनी देती है। सूरज की आंखें भर जाती। हाँ राधा, हमारे पिताजी भी ऐसे ही थे। पहली बार जब दोनों ने परीक्षा दी, सूरज इंटरव्यू तक पहुंचा, पर चयन नहीं हुआ। राधा का भी प्रयास असफल रहा। वह रात दोनों चुप रहे। फिर राधा बोली, भैया हम हारेंगे नहीं। पिताजी ने कभी हार नहीं मानी, तो हम कैसे माने? सूरज ने मुस्कराकर कहा, सही कहा, अगला साल हमारा होगा। इस बार उन्होंने पहले से ज़्यादा मेहनत की। सूरज ने नौकरी छोड़ दी ताकि पूरा समय पढ़ाई को दे सके। राधा ने घर का खर्च उठाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दोनों सुबह 4 बजे उठते और देर रात तक पढ़ते। कभी चाय के लिए पैसे नहीं होते तो गर्म पानी पीकर ही आगे बढ़ जाते। राधा कहती, भैया जब हम अफसर बनेंगे तो सबसे पहले गांव में स्कूल बनवाएंगे। सूरज कहता, और उसका नाम रखेंगे गुब्बारे वाला स्कूल। वो दिन आ गया जब परीक्षा का नतीजा आने वाला था। दोनों के हाथ कांप रहे थे। सीमा गांव में मंदिर में बैठी थी। जब परिणाम खुले
राधा का नाम पहले पन्ने पर था। राधा रमेश कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस। सूरज ने देखा, उसका नाम भी दूसरे पन्ने पर था। सूरज रमेश कुमार, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। भैया, हमने पिताजी का सपना पूरा कर दिया। हाँ राधा, अब पिताजी की आत्मा मुस्कुरा रही होगी। कुछ महीनों बाद जब दोनों ट्रेन से गांव लौटे तो पूरा भैरवपुर स्टेशन फूलों से सजा था। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें सब उनका इंतजार कर रहे थे। मुखिया ने कहा, देखो ये वही बच्चे हैं जिनके पिता गुब्बारे बेचते थे। सूरज और राधा ने स्टेशन के पास एक गुब्बारा खरीदा, उसे आसमान में उड़ाया और कहा, ये पिताजी के नाम का गुब्बारा है। अब यह आसमान नहीं, पूरी दुनिया छुएगा। गांव में अब एक नया स्कूल बना, रमेश मेमोरियल स्कूल। दीवार पर लिखा था, जिस पिता ने सपनों को उड़ान दी, हम उसी के आभारी हैं। सीमा अब मंदिर में नहीं, हर शाम स्कूल के बाहर दिया जलाती थी और हर आने जाने वाला बच्चा जब गुब्बारे देखता तो सोचता, कभी कभी सबसे बड़ी उड़ान उन्हीं के हिस्से आती है जो जमीन पर सबसे गहराई से मेहनत करते हैं।